IMF ने पाकिस्तान में करप्शन की निशानदही करते हुए मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को अहम नकात पर अमल करने की हिदायत कर रखी है। हुकूमती वुज़रा के मुताबिक IMF की रिपोर्ट के जवाब में हुकूमत भी एक रिपोर्ट शाया करेगी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं देखी गई। खराब माशी सूरत हाल के बाइस अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल बढ़ती जा रही है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 4.32% हो गई है। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क में इस वक्त 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ मरदमशुमारी के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 22.5% है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। IMF मुल्क में करप्शन की निशानदही कर रहा है। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज भी मुआशी बेहतरी के दावे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी कि 5% उसमें इंक्रीज हुआ। जो मैंने LSM ग्रोथ की बात की, ये 4% इंक्रीज हुआ। इसी दौरान पिछले साल 0.9% ये कंट्रैक्शन हुई। रेमिटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। पिछले साल $38 बिलियन ये हुए, विच वाज अ बिग अपटिक फ्रॉम द ईयर बिफोर दैट, और इंशाल्लाह at a minimum this year we will cross $41 billion. पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो कुछ अच्छी नहीं है, जबकि हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि जी मुल्क में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मईशत जो है वो उड़ान भरती जा रही है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक लेमैन भी इसको समझ नहीं पा रहा, एक पढ़ा लिखा इंसान भी समझ नहीं पा रहा, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुज़ैन साहबा, गुजारिश इस तरह से है कि पाकिस्तान बार बार एक ऐसे ग्रोथ मॉडल में फंसा हुआ है कि हमारी इंपोर्ट बढ़ती है, हमारा बैरूनी खसारा बढ़ता है, और हम IMF के पास 24वीं बार गए हैं। एक जिसे कहीं एक फ्रेमवर्क है जो कि ब्रोकन है, और हम बार बार ICU के डॉक्टर के पास जाते हैं। आज से 1.5-2 साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ। हमारा जो बैरूनी खसारा था वो फाइनेंस करने के हम काबिल नहीं थे, तो डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन थी, एंड वी वेंट टू द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जिसको आप IMF कहते हैं। IMF जो है वो इस तरह का डॉक्टर है कि वो आपको ICU का एक ट्रीटमेंट देता है, जिसका मतलब ये है कि रिवाइव करता है इकोनॉमी को। उस रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाती है, या स्ट्रक्चर्स ठीक हो जाते हैं, या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो जाता है, या गवर्नेंस ठीक हो जाती है। सो लेट्स बी क्लियर, जो तहकीक बताती है वो ये है कि वो ICU का डॉक्टर आपकी अफराते ज़र जो 29, 23, 12% पिछले 3 साल में बढ़ी, जो पिछला साल गुजरा वो 5% बढ़ी, कि कीमतें बढ़ी, अब भी कीमतें 4-5% से बढ़ रही हैं, पर जो बढ़ने की शरह है वो कम हो गई है। बैरूनी खसारा इकोनॉमी को स्लो करके संभल गया है। अंदरूनी खसारा बहुत से टैक्सेस लगाकर, यानी कि 54% तक मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगाकर, 38.5% तक आप पे और नॉन सैलरीड पे टैक्स लगाकर, और कुछ कोशिश करके कि रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी कि हेवी डोज ऑफ टैक्सेशन से इकोनॉमी पे एक जो अंदरूनी खसारा है उसको संभाल लिया जाए। इसने आपको सुज़ैन वक्त दिया है और स्पेस दी है। अब IMF की जो आपने एक रिपोर्ट करवाई उनसे, तो उसने भी आपको ये बताया कि आपके जो स्ट्रक्चर, यानी कि एनर्जी इन एफिशिएंसी, ओवर रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट का ना क्रिएट होना, तो लेबर सर्वे आपका बता रहा है कि 7.1% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बढ़ गई है 6.3% से। वो जो सारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, वो वैसे ही हैं, और आपके पास एक टाइम और स्पेस आ गया कि इनको ठीक कर लें, तो आप इस स्टेबिलिटी को तब्दील कर सकते हैं इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये है आपकी इकोनॉमी। 78 साल में हम 24 बार ये काम कर चुके हैं, और हर दफा स्टेबलाइजेशन आती है, पर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर नहीं तब्दील होते, एंड वी आर बैक टू द IMF।
सही। सर, ये थोड़ी सी बेरोजगारी पे मैं जानना चाहूँगी कि जो वफाकी इदारा है शुमारियात है, वो कहता है कि बेरोजगारी की शरह 7.1% है, जबकि दूसरी तरफ मरदमशुमारी कहती है कि बेरोजगारी की शरह 22.5% है। ये कन्फ्यूजन क्या है? यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि ये हमें कुछ आदादो शुमार का नहीं पता या दोनों की अलग अलग एक रिपोर्ट आ रही है, तो इसमें से हम किसको वैलिड समझें? जी देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीपीएस का जो लेबर फोर्स सर्वे है उसमें 7.1 है, और जो सेंसस बेस्ड फिगर है वो 22.5% है। ये मेजरमेंट मैटर्स, सो ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी से ये कैप्चर हुई है, ये दोनों चीजें। और जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सेंसस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड जॉबलेसनेस को। और जो हिडन जॉबलेसनेस है, जैसे लेबर फोर्स में मूव कर रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं, सो इसको एक रेकनसाइल करके, मैं हमेशा कहता हूं कि समझाने के लिए लोगों को एक आसान पर्चे पर लिखकर समझा दें कि इनमें जो डिफरेंस है उसकी क्या मेथोडोलॉजी है। और जब आप जैसे बहुत सी ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो वाकई 22% लोग जो हैं वो नौकरी से बाहर है। सही सर। यही वो अभाम है जो ऐसे जन्म देते हैं डिससैटिस्फैक्शन को इन द पीपल। सही। सर, महंगाई भी हो रही है, आईएमएफ करप्शन की बात भी करती है, शुगर माफिया की बात भी होती है, यानी कि उस रिपोर्ट में एक पूरी चार्जशीट है। और इस पे मेरे दो सवाल हैं कि एक तो हुकूमत ने उस चार्जशीट का अभी तक जवाब नहीं दिया, और दूसरा ये कि इतनी निशानदही करने के बावजूद इस बात का तो हम वाज़ेह पता लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। तो मुल्क में या मुल्क को इस स्टेज तक लाने में किसका हाथ है, और किसको जो हमारे लोग हैं वो जिम्मेदार कहें? क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो क्या करें हम इस सूरत हाल में कि हम कहाँ पे जाएं? इतनी बेबसी तो कभी किसी को महसूस नहीं हुई जितनी अब महसूस हो रही है। So Suzanne, let's review the report. The report is under a framework जो 2018 में IMF ने डेवलप किया था, और तकरीबन आई थिंक 20-22 मुल्कों के साथ ये काम उन्होंने किया है। सब सहारन अफ्रीका में ज्यादा ये काम हुआ है ग्लोबल करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी नई फाइंडिंग्स भी नहीं है, और ये एक हुकूमत पे, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये कई दिहाइयों की जो हमारी कोताहियां हैं अपने घर को ना ठीक करने की, ये उसकी अक्कासी कर रही है। जिसका क्या मतलब है, अगर आप आज भी 80 अदारे स्टेट कंट्रोल में चलाएंगे और वो एक बहुत बड़ा नुकसान करेंगे और सब्सिडीज मांगेंगे आपसे, तो ये किसी एक टाइम पीरियड का कसूर नहीं है, ये कंसिस्टेंटली ओवर टाइम आपने प्राइवेटाइजेशन 20-22 साल में एक भी खातिर खा नहीं हुई। सो लेट्स से कि हम इसको समझें। इसी तरह वो रिपोर्ट अगर ये कहती है कि ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी है, आप कोई अपना जाती काम कराने जाएं, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेशन कराएं। सुजैन, ट्रस्ट मी, मैं दुनिया भर में काम करता हूं, किसी भी महजब मुल्क में अगर आप शनाख्ती कार्ड अपना लेके मेरे पास आ गई हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जाएं अटेस्ट करा के लें। आपका शनाख्ती कार्ड है, नादरा ने बनाया हुआ है, उसकी मैं क्या अटेस्टेशन मांग रहा हूं? मैं एक मिसाल देता हूं आपको। इसी तरह एफिडेविट्स, SROs, hurdles. So आप अपने regulatory निजाम को, the number of inspectors that turn up, the number of levels that happens, वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ये कौन कह सकता है कि इसकी जो तंजीम नौ है वो नहीं होने वाली? अब ये कौन कह सकता है कि कोर्ट्स में केसेस अथॉरिटीज के अपने अरबों हजार अरब के फंसे हुए हैं, जिसमें हम डिलेज देखते हैं। जुडिशल निज़ाम में जो सुस्त रवि है और जो डिलेज हैं, ये सबको मालूम है, और उसको हम अगर ठीक करना है तो कई उस पर प्रोग्राम भी चल चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, मल्टीलैटरल्स आती हैं, FBR पे कई प्रोग्राम चला चुके हैं, पर खड़े हुए वहीं पर हैं। अब टैक्स की सिंप्लीफिकेशन या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसका मतलब है कि आप 50,000 वाला जो है, जो कमा रहा है, चाहे वो मेरे घर में काम करके कमा रहा है, उसको तो कह रहे हैं कि भाई आपने टैक्स के ब्रैकेट में आना है, पर जो 100 एकड़ वाला जमींदार है उसको 78 साल में टैक्स के नेट में नहीं लाते। ये क्या है कि ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। यार, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, राइट? I mean, Pakistan can be a good story if you start believing that you need to do what you need to do. No one from the outside ever has come into East Asia, China और India and said कि यार ये घर ठीक कर लो। तो सर मतलब लैक ऑफ ऑनेस्टी है ना, गवर्नमेंट लेवल से लेके, मतलब ऊपर वाले लेवल से लेके नीचे तक लैक ऑफ ऑनेस्टी है। रिश्वत चाहिए, यहाँ पे करप्शन करनी है, यहाँ पे सब कुछ करना है, लेकिन ऑनेस्टी कहीं पे भी नहीं आनी। सर, एक और सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि SIFC ने तो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड, जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद था तो फिर SIFC की क्या ज़रूरत थी?
तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली जब एसआईएफसी की फॉर्मेशन हुई थी कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई तो 4 और बोर्ड भी मौजूद थे, पीबीआईटीज, ये मतलब पंजाब की मिसाल है, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग। सो ये सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं था, 5 अदारे मौजूद थे, तो हमें एसआईएफसी बनानी पड़ी। आई थिंक ये कयाम तो इसलिए हुआ था कि सऊदी अरेबिया के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो चाह रहे थे कि वन विंडो के थ्रू इनको निकाला जाए। बट जो हमारा तजर्बा रहा है एसआईएफसी के साथ, अगेन अगर आप मेरी सारी गुफ्तगू आज देखें, आई एम ट्राइंग टू बी एनालिटिकल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मतलब यू इन अ वरीड वे आर आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस कि कौम को हम कैसे ये समझाएं। एसआईएफसी का जो मैंडेट है, बीओआई का जो मैंडेट है, उसमें ओवरलैप तो जरूर है, इसको तो आप अलहदा नहीं कर सकते। आई थिंक बीओआई को आप कह दिया कि आप रेगुलेटरी काम करें, हम ये जो कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन और फास्ट मूविंग है डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म्स हैं, इनको निकालने का काम करते हैं। देखिए मैं आज भी कहता हूं कि ये जो पैच वर्क है या ये जो बैंडेड्स हैं, यानी कि ये सुजैन का और मेरा झगड़ा हो गया या गवर्नमेंट के साथ हो गया, इसको निकाल दिया, ये जरूरी है ल्यूब्रिकेट करने को। पर असल बात जो है वो ये है कि क्या उन्होंने एनर्जी सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है उसकी तब्दीली के लिए कोई काम हम कर सके हैं कि नहीं कर सके। मैं आज भी कहता हूं इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान इज अ मैटर ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन। सो अगर ये पूरा रोल वो लेकर चलेंगे तो मे बी आने वाले दिनों में, और एफडीआई, मैं पहले दिन भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, ये मैं पिछले 11 साल में हुकूमत में भी कहता रहा था, थोड़ी देर एफडीआई को सेपरेटली रख दीजिए। ये जो मॉडल है ना कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी आए, वी गो टू दी एक्सटर्नल एक्टर्स एंड आस्क देम फॉर मनी, ये इससे हटके कि आप ये कहें कि मैक्रो स्टेबिलिटी आए, हम लोकल मैक्रो एनवायरनमेंट को टैक्सेशन में, एनर्जी में, रेगुलेशन में ठीक करें, और लोकल इन्वेस्टर जो कमा रहा है उसे कहेंगे यार स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। वो खुद ढूंढ लाएगा कि मेरा जॉइंट वेंचर पार्टनर क्या होगा, कि मैं अगर 100 साइकिलें बना रहा हूं और इंटरनेशनल क्वालिटी की नहीं है तो इसको बनाऊं। और दूसरा ये समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको क्रिएट करेंगे इन सारी चीजों से तो ये चीज ठीक होगी। पाकिस्तान का आज मॉडल है टैक्स टू जीडीपी मॉडल, इसको छोड़ देने के लिए साइड पे छोड़ दें, आप क्रिएट करें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी मॉडल। ये है ग्रोथ मॉडल। व्हाट इज अ ग्रोथ मॉडल? पैदावारी, सलाहियत, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये कहां से आएंगी? ये आपने करनी है। मसला ये कि आप जो कुछ कमा रही हैं, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, हम आपको इतना हाई टैक्स करते हैं कि एक तो आप मुल्क छोड़ने का सोचती हैं, जब कर भी लेते हैं तो आप कहते हैं अच्छा मैंने कमा तो ये लिया है, अब मैं कहीं फॉरेन कंट्री में जाके इससे एक अपार्टमेंट खरीद लेती हूं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आई वांट यू टू स्पेंड दैट मनी इन पाकिस्तान, नॉट Exactly. टू बाय property, not to Go buy to another sabun and country. but Exactly. and not go to another country but spend it in setting up a factory जो जूती बनाए जो दुनिया में बिके। ये पूरा एक, फिर ये माने ना यार, अभी भी जो हमारा माइंडसेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी का नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का नहीं है, वो अभी भी ऐसा है जिसमें रेड टेपिज्म ज्यादा है। ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश हम करते नहीं है, बल्कि हम तो ओवर एंड ओवर नए रेगुलेटरी बर्डन्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि एक एयरलाइन हम बेचना चाहते हैं पर फिर एयरलाइंस बनाना चाहते हैं। और मुझे ये जो फॉरेन कंपनीज गई हैं इसमें दो जाविये हैं, कुछ तो चलें इसलिए चली जाती हैं कि एक ग्लोबल उनका रीऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इसलिए जाती हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो सस्ती है, वो चाइना में बना के यहीं पे लाके वो चीज बेच लेंगी। नाउ दैट शुड बी वॉल ऑफ वरी फॉर द पीपल। ये जो वक्त है सुजैन और जो स्पेस है जो हमें आईएमएफ की एंगेजमेंट से और दुनिया के साथ अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करके 10 मई का वाकया जीत कर मिली है, इसको जाया नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी यूथ है जिसको इन्वॉल्व करना है, इतना बड़ा एग्रीकल्चर है जिसकी पैदावारी सलाहियत ठीक करनी है, इतना बड़ा सर्विस सेक्टर है जो क्रिएट होना है पूरा। बट ये माइनर सर्जरी से भी नहीं ठीक होगा। अब ये माइनर सर्जरीज भी नहीं कर रहे, हम तो कोशिश करें कि विद इन द फ्रेमवर्क किसी तरह इसको ठीक कर लें। और वक्त, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फॉलोइंग, यू हैव नाउ अ 2-year फ्रेमवर्क टू डू ऑल दिस।